नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में छठे चरण में सिंगल फेज में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कहीं रैलियां, कई जनसभाएं तो कहीं दल बदल जारी है। चर्चा हम चुनावी तैयारी को लेकर करेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों का सिलसिला जारी है। बीजेपी सभी लोकसभा क्षेत्रों में विजय संकल्प रैली कर रही है। सीएम नायब सिंह सैनी से लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सीएम सैनी जहां विरोधियों पर हमलावर हैं, तो वहीं उनका दावा है कि हरियाणा में करनाल विधानसभा उपचुनाव समेत 11 कमल खिलने जा रहे हैं। देश नरेंद्र मोदी जी को 405 सीटें दे करके तीसरी बार भाइयों प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। यह देश ने तय कर दिया है भाइयों, यह देश ने तय कर दिया है भाइयों। उनके पास बताने के लिए भी कुछ नहीं है। उनके पास सुबह झूठ के कुछ भी नहीं है। झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। वहीं चुनावी तैयारियों के बीच दल बदल का दौर भी जारी है। ऐसे में जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे निशांत सिंह समेत कई नेताओं ने कांग्रेस का हाथ थामा। इस मौके पर नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा से लेकर आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। आज ये साफ संकेत है कि जिस प्रकार से कांग्रेस को जन समर्थन मिल रहा है हरियाणा में, एक और इंडिया ब्लॉक को जो समर्थन मिल रहा है, वो साफ संकेत है कि हरियाणा में तो आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की हो। जाहिर है लोकसभा चुनाव की वोटिंग में बेहद कम समय बाकी है। बीजेपी के सभी 10 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो अभी कांग्रेस गुरुग्राम लोकसभा और करनाल उपचुनाव के उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रही है। लिहाजा हरियाणा में जनता किन 10 उम्मीदवारों को दिल्ली भेजती है, ये 4 जून को ही तस्वीर साफ हो सकेगी। हालांकि उससे पहले सभी दलों के अपने अपने जीत के दावे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जवाहर यादव जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। मुख्य प्रवक्ता बीजेपी केवल ढींगरा, प्रवक्ता कांग्रेस विवेक चौधरी, प्रवक्ता जेजेपी रजवन ढहीनवाल, प्रवक्ता इनेलो और सुखबीर तंवर प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत आप सभी का। शुरुआत बीजेपी से करते हैं। जवाहर यादव जी, इस बार भी आप लोग दावा कर रहे हैं 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का, लेकिन 10 साल सत्ता में रहने की एंटी इनकम्बेंसी प्लस जिस तरह से जातीय समीकरणों को साधते हुए कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे हैं, क्या लगता है राहें आसान होंगी हरियाणा में? देखिए, जातीय राजनीति कांग्रेस करती होगी, हम जातीय राजनीति नहीं करते। वो अपने समीकरण इन्होंने पिछली बार भी साधे होंगे, उससे पिछली बार भी साधे होंगे। हम कभी 7 जीते होंगे, कभी 10 जीते होंगे, और आज हम पुनः कह रहे हैं कि हम 10 की 10 जीतेंगे, क्योंकि इनके दिमाग में कास्ट घुसी होती है। हमारे दिमाग में ये होता है कि सबका साथ, सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणवी लेख, इस मुद्दे पर काम करते हैं। हमारे दिमाग में जाति नहीं होती, हमारे दिमाग में व्यक्ति होता है, चाहे वो समाज के किसी भी जाति, वर्ग से, धर्म से संबंध रखता हो, उसका विकास होना चाहिए। आपने कहा कि 10 साल की इंटरकमेंसी तब होगी अगर उसकी, जब कहीं सरकार ने लोगों के लिए कोई अहित किया हो, सरकार ने लोगों के जीवन को बेहतर किया है, चाहे दक्षिण हरियाणा हो, चाहे पश्चिम हरियाणा हो, चाहे आपका क्या नाम है उत्तरी हरियाणा हो, चाहे मध्य हरियाणा हो, सभी के लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए, चाहे उसमें किसान है, चाहे उसमें युवा है, चाहे उसमें महिलाएं हैं, चाहे उसमें वंचित वर्ग या दलित वर्ग है, चाहे उसमें किसान है, किसी को, सबके लिए इस सरकार ने काम किया है। इसलिए हम पर यह नियम लागू नहीं होता। हमारे लिए प्रो है, हमारे लिए बेहतर है कि 10 साल का कार्यकाल हमारे मत प्रतिशत को और अधिक बेहतर करेगा, और 10 की 10 सीटें हम पहले के मुकाबले बेहतर रूप से दिखेंगे। अब आपने कहा कि कांग्रेस, मैं हुड्डा साहब की शायद बाइक चलाई कि आने वाला समय कांग्रेस का है। सर बिल्कुल होगा कांग्रेस का। करण दलाल जी बता तो रहे हैं फरीदाबाद में, वो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। हुड्डा साहब कह रहे हैं, तो करण दलाल जी बता रहे हैं, जो उनके समधी हैं, वो बता रहे हैं कि कांग्रेस ने किस प्रत्याशी को उतारा जो कि बेईमानी करता था। ये मेरे शब्द नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं,
करण दलाल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ऐसे लोगों को प्रत्याशी बना दिया जो गलत कामों में लिप्त रहते थे, इसके कारण कांग्रेस आ रही है क्या, हुड्डा साहब को लगता है? दूसरा, किरण चौधरी ये कहती है कि दान सिंह को डबल लौटाऊंगी, इन्होंने जैसा दिया था उससे दुगना लौटाऊंगी, इन्होंने मीठा दिया था, मैं साथ में पकौड़े भी लौटाऊंगी, नमकीन भी दूंगी। और जब किरण चौधरी जी की बेटी श्रुति चौधरी जी पिछली बार हारी थी, उसमें एक जो उनके कांग्रेस के प्रत्याशी है उनके ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाए थे, तो इसलिए करिए कि मैं दुगना दूंगी। और इसके अलावा जो करनाल से इनका प्रत्याशी है वो है जो पीओ घोषित हो रखा है माननीय न्यायालय से। मुझे नहीं पता अभी तक वो पब्लिक डोमेन में व्यक्ति ने आना शुरू किया नहीं किया, अपनी जमानत ली है, भगोड़ा हुआ है नहीं हुआ, उसकी प्रक्रिया को उसने पूरा कर लिया कि वो आ सके ना सके। अगर इसके आधार पर कांग्रेस को ये लगता है वो जीत रही है, तो हरियाणा के जो मेरे दर्शक मेरे वाणी को सुन पा रहे हैं और मुझे देख पा रहे हैं, क्या वो इससे सहमत है क्या कि कांग्रेस आ रही है? तो फिर हुड्डा साहब जैसे बड़े नेता को भी पब्लिक गंभीरता से लेना बंद कर देती है। वो ये कहती है करण दलाल कांग्रेस के बड़े नेता है और आपके समझी है, वो आपसे विपरीत भाषा बोल रहे हैं। किरण चौधरी बहुत बड़ी नेता रही है कांग्रेस में, विपक्ष की प्रतिपक्ष नेता भी रही है, वो ये कह रही है कि इन्होंने मिठाई खिलाया, मैं राव दान सिंह को नमकीन के साथ लौटाऊंगी। आपका एक प्रत्याशी जो भी पब्लिक डोमेन में आ ही नहीं सकता क्योंकि कोर्ट ने उसको पीओ घोषित कर रखा है। तो इसका मतलब हरियाणा की जनता भी कह रही है कि हुड्डा साहब को मजाक करने की आदत है। हुड्डा साहब ने कभी कांग्रेस की चिंता नहीं की, अपने किसी अध्यक्ष का आज तक सम्मान नहीं किया। किरण चौधरी बेचारी, क्या नाम है, किरण चौधरी हो चाहे कुमारी शैलजा हो, आज के अखबारों में मैंने पढ़ा कि मैं उससे सहमत हूं नहीं हो लगे, परंतु मैं अखबार को कोट करके कह रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि हुड्डा साहब की टीम क्या कुमारी शैलजा के साथ लगेगी या नहीं लगेगी, उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह बनाकर खबर को किया है। और इसके आधार पर अगर हुड्डा साहब को लगता है तो मुझे लगता है कि हुड्डा साहब को मेरी तरफ से बधाई, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। पर एक बार वो जरा करण दलाल जी से बात कर ले, किरण चौधरी से बात कर ले, अपने करनाल के प्रत्याशी को इस स्थिति में लिया है कि आकर वो पब्लिक डोमेन में आके अपने लिए वोट मांग सके। ठीक है, चलिए जवाब लेंगे केवल जी से। केवल जी, बीजेपी जो कहे कुछ भी आरोप लगाए समझ आता है, हालांकि जवाहर जी तो नाम लेकर हवाला देते हुए बात कर रहे हैं अपनी, लेकिन अपनों को साथ लिए बगैर या मजबूती से एक साथ जब तक मैदान में नहीं आते हैं तब तक हुड्डा साहब जो दावा कर रहे हैं वो कैसे पूरा हो पाएगा? करण दलाल जो कह रहे हैं, किरण जो कह रही है, श्रुति जो कह रही है, वीरेंद्र सिंह की ओर से भी कहा गया कि मलाल तो नहीं है, क्योंकि सीधा तो क्या कहेंगे कि मलाल है, लेकिन सवाल ये जरूर है कि बृजेंद्र सिंह को टिकट क्यों नहीं मिला। तो जब तक इन नेताओं को साथ लेकर नहीं चल पाएंगे तो आसान होगा आप लोगों के लिए जो दावा कर रहे हैं उसे पूरा कर पाना हरियाणा में। देखिए ज्योति जी, मैं भी ये पूछना चाहता हूँ रमेश कौशिक जी को टिकट क्यों नहीं दिया। मैं भी ये पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने जो अशोक तंवर है उसको टिकट क्यों दिया। मैं भी ये पूछना चाहता हूं कि अनिल विज 6 बार के एमएलए हैं, उनको ये क्यों बताना पड़ गया कि उनकी औकात कितनी है उनकी पार्टी के अंदर। मैं भी ये पूछ सकता हूं कि अरविंद शर्मा जी ने जो बयान लगाए, ये कहा था कि 350 करोड़ रुपया जो है मनीष ग्रोवर कहां पी गया, कहां पैसे खा गया। मैं भी ये कह सकता हूं कि खट्टर साहब को और जेजेपी को एकदम से बीजेपी ने दूध की तरह दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक क्यों दिया। मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा। मैं आपसे ये कहूंगा कि मुद्दों के ऊपर चुनाव होता है, मुद्दों में बीजेपी फेल रही, चाहे वो हरियाणा हो चाहे देश हो। हरियाणा के अंदर हरियाणा 3 बार जला, हरियाणा में लगातार गोलियां चलती रही, पुलिस की गोलियां चलती रही, छाती और माथे पे गोलियां चली, 100 आदमी 3 मामलों में आगजनी हुई और पुलिस की गोली का शिकार हुए। उसके बाद 100 दिन 1 साल तक जो है किसान सड़कों पर बैठा रहा और 750 किसान शहीद हो गए। इन्होंने उनके ऊपर पानी बिछाया, पानी की बुछारें छोड़ी, अश्रु गैस के गोले छोड़े ठंड के अंदर, और उसके बाद इन्होंने लाठियां भाजी। फिर अभी तक किसान आज तक के धरनों पर है, उनके ऊपर पुलिस की गोलियां बरछाई और एक बच्चा बेचारा पंजाब का शुभकरण जो है वो मारा गया, और बहुत सारे फट्टड़ भी हुए।
मैं भी ये पूछ सकता हूं, लेकिन आज जो मुद्दों पे चुनाव नहीं, मैं जवाब दूंगा जी, उसके जवाब बाद दूंगा, आपने बीजेपी और पूछ ही लिया जेजेपी मुझसे। का जो हरियाणा के अंदर शासन रहा, हाँ कोई बात नहीं, देना आज जेजेपी और बीजेपी का जो भ्रष्टाचार रहा, उसके अंदर कई SITs बनी, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आई। जो जाट आरक्षण हुआ था, उसके अंदर प्रकाश सिंह कमेटी केवल बनी, जी। उसकी रिपोर्ट नहीं आई। केवल जी, ये आपके कैसी ठीक है, सरकार आपके है आपके जिन्होंने आरोप 9 हैं, साल, साढ़े 9 आपके साल जो आरोप हरियाणा हैं वो लूटा। उनका ठीक है, मैं दोनों जो सवाल हाथों से पूछ रही हूँ पैसा ना, लूटा हरियाणा का। केवल जी यूं तो कितना भी बोल लेंगे आप, लेकिन सवाल का जवाब तो नहीं आएगा ना। कांग्रेस ने मजबूत और जिताऊ उम्मीदवार उतारे ही आप लोग दावा कर रहे क्या हैं। सर? कोटा सिस्टम इस बार नहीं चला के, ये भी एक फैक्ट है जो कि नजर आ रहा है। बड़े बड़े जी। नेताओं या उनके परिवार से किसी को टिकट मिलेगा ये भी नहीं दिख रहा है। एक सर्वे के आधार पर या जिताऊ जो उम्मीदें हैं या जिताऊ उम्मीदवार के उसके आधार पर टिकट दिए गए हैं, आप लोग दावा कर रहे हैं। एक हद तक इन दावों में दम भी नजर आता है, लेकिन जब तक ना जी। किरण साथ नजर आ रही है, ना करण दलाल साथ नजर आ रहे हैं, ना वीरेंद्र सिंह का परिवार नजर आ रहा है साथ में, शैलजा के पक्ष में हुड्डा साहब या उनके खेमे के नेता जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक कैसे आप लोग मजबूती से इलेक्शन फाइट कर पाएंगे? मेरा सवाल ये है। सारे के सारे एकजुट है। आप चाहे करण दलाल जी ले लीजिए, चाहे आप किरण चौधरी ले, चाहे आप कोई भी ले कांग्रेस का नेता, सारे के सारे एकजुट है और एकजुट में ही काम कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा या इनको लग रहा होगा कि वो गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। लोगों के बीच में करण दलाल जी मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो भी उम्मीदवार थे। उनको भी ये लग रहा था कि शायद मुझे टिकट मिले, लेकिन जो लोगों का गुस्सा होता है वो, क्योंकि जुड़े हुए लोग होते हैं, वो गुस्सा जो है वो अपनी बात कर रहे हैं। और उन्होंने करण दलाल जी को गुस्सा नहीं है, गुस्सा लोगों को है। और उन गुस्सों के साथ, उस गुस्से के साथ वोट तो लोगों को ही करना है, वोट तो लोग ही करेंगे। अगर लोग गुस्से में है तो और भी ज्यादा चिंता वाली बात है ना। करण दलाल के गुस्से में होने से ज्यादा लोग अगर गुस्से में है आपके उम्मीदवार के प्रति, ये ज्यादा सोचने वाली बात है। तो मैं यही तो कह रहा हूं, आप मेरी बात पूरी होने देना। उन्हीं को मनाने के लिए, उन्हीं से ही बात करने के लिए करण दलाल जी उनके बीच में जा रहे हैं ना। करण दलाल जी उनको मना करके महेंद्र प्रताप जी से जोड़ेंगे, ये मेरा दावा है आपको। ये इनकी बीजेपी वालों के जो शब्द मैं अपने मुंह में नहीं लेता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा दावा है कि वो जोड़ के सारे लोग आपको जुड़े हुए चलेंगे और ये महेंद्र प्रताप जी यहां से कई लाख वोटों से जीतेंगे। ये मेरा दावा है, आपको ये बता रहा हूं। और दूसरी बात आइए, आप एक जहां शैलजा जी की ये बात कर रहे हैं, हमारे सारे कांग्रेस जन शैलजा जी के साथ लगे हुए हैं। एक उम्मीदवार ऐसा था जो पहले कभी कांग्रेस में हुआ करता था, उसके बाद वो कूद करके INLD में गया, फिर जेजेपी में गया, जेजेपी के बाद वो BSP में गया, BSP के बाद आम आदमी पार्टी में गया। नहीं, इनमें तीनों में नहीं गए, आपने गलत मत बोलिए। उन्होंने अपना फ्रंट बनाया, फिर वो TMC में गए, फिर वो आम आदमी पार्टी में गए, फिर वो बीजेपी में आए। आप ये कह सकते हैं कि पार्टियां बदलते रहे, कहीं टिके नहीं, लेकिन BSP में गई, इनेलो जेजेपी में गई, ये गलत है कहना। चलो 2 कम कर दो, लिए गया तो था बीजेपी में, लेकिन उन्होंने कोई ओहदा नहीं दिया होगा ना, पर वो गया था बीजेपी INLD में भी। लेकिन चलो मैं आपको कह रहा हूं, आप 2 कम कर दो। INLD में कब गए? पार्टियों में से आप 3 कर रहे हो, 3 पार्टियों में से कूद के बीजेपी में गया और बीजेपी ने उसको टिकट थमा दी। आप ये देखिए, जो वनीता दुग्गल थी उसके ऊपर विश्वास नहीं था इनको उस बंदे पे विश्वास था जो 3-4 पार्टियों में कूद के वहां पे गया। तो आप समझिए इस बात को। रमेश कौशिक जी पे इनको विश्वास नहीं था, क्योंकि अश्लील CD जारी हो रही थी। इसी तरीके से जो खट्टर साहब है, उनके ऊपर मोदी जी को विश्वास नहीं था। इसी तरीके से इनको अरविंद शर्मा पे विश्वास नहीं था। लास्ट मोमेंट पे जाके जब कैंडिडेट ही नहीं मिला तो टिकट देनी पड़ी। नहीं केवल जी, तो आप लोगों से तो 1.5 महीने पहले उम्मीदवार उतारे लोगों ने, ये मत कहिए आप। ऐसे ही कुछ भी बोलना। चलिए, मैं अभी चर्चा को आगे बढ़ाते अरविंद शर्मा हुए, जी जारी यादव जी काउंटर में अभी कुछ कहना है? मैं ओपनिंग स्टेटमेंट सबसे लूं अभी। लास्ट में अरविंद शर्मा जी आप पहले ओपनिंग स्टेटमेंट सभी के ले लीजिए। लगातार टीवी माध्यम से ये बात आती रही, लगातार टीवी माध्यम से ये बात आती रही। दीपेंद्र हुड्डा से तो पहले मैदान में आए अरविंद शर्मा, और दूसरे आदमी को टिकट दी। चलिए, मैं जेजेपी को चर्चा में शामिल करते हुए विवेक जी, नहीं कह रहा पहले कौन आया बाद में कौन आया। आज भी कुछ नेता, मैं कह रहा हूं कि अरविंद शर्मा जी की टिकट लास्ट। अरे इनको चुप कराना, ये बोलने ही नहीं देते, किसी को अगला व्यक्ति का नंबर ही नहीं आएगा। ठीक है केवल जी, अभी सुनिए आप। विवेक जी, आज भी कुछ नेता आपकी पार्टी से किनारा करते हुए दूसरे दलों में गए हैं, कुछ कांग्रेस में शामिल हो गए। निशांत सिंह हालांकि 9 अप्रैल को पार्टी छोड़ चुके थे, आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आज एक तस्वीर भी वायरल हो रही है, अजय चौटाला मंच पर हैं, 10 कुर्सियां लगी हैं वक्ताओं की, 16 लोग बैठे हैं सामने।
तो क्या इस तरह का समर्थन मिल रहा है आप लोगों को, वो भी सिरसा में, वो भी पार्टी अध्यक्ष के कार्यक्रम में? ज्योति, समर्थन किस तरह का मिल रहा है वो तो तमाम जो तस्वीरें आ रही हैं, तस्वीर ही जो आई आप है। लोगों को नहीं दिख रही, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, जो आप लोगों को नहीं दिख रही या आप तक नहीं पहुंच रही, उनमें सब पता लग रहा है। और ज्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं रहा, 4 तारीख को सब कुछ पता लग जाएगा किस तरह का समर्थन किसे मिल रहा है और किस तरह का समर्थन किसे मिल रहा है। आज हम तो एक चीज जानते हैं, जननायक जनता पार्टी ने अपने 10 के 10 उम्मीदवार उतारने का काम किया और एक विधानसभा का जो उम्मीदवार था करनाल का, वो भी उतारने का काम किया। आज सोचने का विषय उनके लिए, जो अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी बताते हैं, सबसे पुरानी पार्टी बताते हैं, आज तक वो अपने पूरे कैंडिडेट नहीं उतार पाई। रही बात, मैं दूसरे भी प्रवक्ताओं को सुन रहा था ज्योति, आज के दिन एक ऐसी पार्टी का नाम आप बता दीजिए जिसे छोड़ के कोई ना गया। आज बीजेपी के सिटिंग एमपी जब कांग्रेस में चले जाते हैं या बीजेपी के और पदाधिकारी जब दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं, चुनाव के समय पे ये सब कुछ चलता है। विवेक जी, चलता तो है, लेकिन तुलना तो की जाती है ना आपकी पार्टी से। रोजाना लोग जा रहे हैं, आज जिला अध्यक्ष चले गए, कुछ और आप ये बताइए कितने लोग आ जाए? आप रोजाना ही तो ये कह रहे हैं, वो रोजाना में ये सवाल इसलिए पूछ रही, रोजाना आपकी पार्टी को छोड़कर लोग जा रहे हैं। आप नाम गिना दिया कीजिए, आपको पता होगा मैं ये सवाल पूछूंगी, आप लिख कर लाया कीजिए नाम। आप बताइए कितने लोग आए आपकी पार्टी में? हम तो एक चीज जानते हैं ज्योति, आज के दिन एक ऐसी पार्टी बता दीजिए जिसे ना छोड़ के गए हैं। हम तो ये जानते हैं, आप पहले तो कुछ नेता ये कहते थे जेजेपी में है ही कुछ नहीं, जेजेपी में है ही कुछ नहीं। आज सबको दिखती जेजेपी है, जेजेपी से ये भी गया, जेजेपी से वो भी गया। वो लोग गए हैं जो लोग सत्ता का सुख भोगने के लिए आए थे, सत्ता का सुख भोग के जो संघर्ष नहीं कर सकते वो लोग जाने का काम करते हैं। हम तो एक चीज जानते हैं, मजबूती से 10 के 10 कैंडिडेट उतारे और मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। आज दूसरी पार्टियों को क्या हालात है वो सबके सामने है। आज हम तो 11 हमारे उम्मीदवार उतर चुके हैं और 11 ही मैदान में सक्रिय हैं, हमेशा पब्लिक के बीच में रहे हैं, हमें जरूरत नहीं पड़ी कि इधर से पकड़। देखिए, आपकी पार्टी के विधायकों की अपनी मजबूरियां हैं कि पार्टी छोड़ नहीं सकते, लेकिन रामकरण काला के दोनों बेटे आज कांग्रेस में चले गए हैं। ईश्वर सिंह के बेटे चले गए हैं आपकी पार्टी को छोड़कर। जोगीराम सिहाग अपनी पद और जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे चुके हैं, जो पद उन्होंने पार्टी की ओर से दिया गया था। बाकी विधायक भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, जनता के बीच में जाते हैं। आपके बड़े नेताओं को कई जगह पर विरोध का सामना करना पड़ा है, फिर उसके बाद आप भी कहते हैं ये तो सभी पार्टियों में चल रहा है। कहाँ चलना है आपकी पार्टी की तुलना में, किस पार्टी में चल रहा है? बीजेपी वालों को नहीं करना पड़ा क्या? और हमने तो दिखाने का काम किया, किन लोगों ने विरोध किया, हमने बताने का काम किया किन लोगों ने विरोध किया, कौन सी पार्टी से जुड़े हुए लोग विरोध कर रहे थे। आज के दिन बताइए कौन विरोध कर रहा है? हमें एक चीज का पता है, जननायक जनता पार्टी जो विचारधारा लेके चली थी, जो विजन लेके चली थी, उसे लेके जाने का काम लोगों के बीच कर रहे हैं और मजबूती से लोग सहयोग और समर्थन देने का काम कर रहे हैं। आज कोई मैं अगर कहूँ एडिटेड फोटोज कोई चलाने का काम करे या दिखाने का काम करे तो फोटोज बहुत हैं जो कि दिखाने के लिए, फोटोज काफी कुछ है कहने के लिए भी, समय आने पे सारा कुछ सामने आएगा। हम तो ये जानते हैं कि जो काम आज हमने किए हैं 4.5 साल की सरकार में, या जो काम आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने एमपी रहते हुए किए, वो सभी के बीच में ले जाने का काम करें, वो सभी को बताने का काम करेंगे और जन जन को साथ जोड़ के साहू देवीलाल की विचारधारा को आगे ले जाने का काम करेंगे। डहीनवाल जी, ठीक है, मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ रही हूँ अभी। विवेक जी, आपकी बात आ गई, आपने ठीक है लास्ट वो कर रहा हूँ, अपने कार्यकर्ताओं को हमने टिकट देने का काम किया, अपने नेताओं को टिकट देने का काम किया। हम पन्ना प्रमुख का जिक्र करके कहीं से बाहर से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने का काम नहीं हम कर रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, एक्सपोर्ट करवा रहा है, एक नाम पर चर्चा करेंगे तो ऐसा नहीं कि दूसरे दलों से आप नहीं लाए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत कहिए। शुरुआत ही जहाँ से आप लोगों ने भिवानी महेंद्रगढ़ से शुरुआत की थी, कहाँ से लेकर आए थे? भिवानी महेंद्र सिंह से कौन सा राव बहादुर सिंह जी है। अब ये मत कहिएगा कि पहले कहाँ थे, उससे पहले कहाँ थे, आए थे ना अभी चुनाव से ठीक पहले। हमारे पूर्व विधायक हैं, हमारी पार्टी से जुड़े हुए, बीच में कहीं गए, बीच में कहीं गए, वो नवीन जी मुझे पता था पहले बीजेपी में थे क्या? नवीन जिंदल बीजेपी में थे, तो ये तो बीजेपी से पूछती हूँ मैं, बीजेपी से पूछती हूँ, ये तो बीजेपी से पूछने का सवाल है। ये पन्ना प्रमुख का जिक्र हम नहीं करते ना, ये करते हैं। डहीनवाल जी, इस बार तो अभय चौटाला खुद भी इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, उम्मीद है कि पिछले चुनाव से बेटर कर पाएंगे, जो कि बहुत जरूरी भी है राज्य पार्टी का दर्जा बचाने के लिए आप लोगों के लिए। देखिए ज्योति जी,
ये तो सबको पता चल गया कि फाइट में कौन है, फाइट में कौन नहीं है। इस प्रकार से इंडियन नेशनल दल की जो तैयारियां देखी जा रही हैं, उससे सबको सहज अंदाजा लग गया कि इस बार इंडियन नेशनल दल पार्टी एक अलग से कारनामा करके दिखाएगी। जो लोग ये कहते थे कि एक थी इनेलो, अब उनसे पूछ के देखिए कि भाई इनेलो तो वहीं पर है, आप कहाँ हो? जिनके रोज वर्कर छोड़कर जा रहे हैं, रोज नेता छोड़ के जा रहे हैं, तो उनकी हालत देखिए। जब बात दूसरी करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है कि हम बहुत देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गए। लेकिन उनसे कोई पूछे कि पार्टी आपकी बन गई, आपके बड़े नेता भी आपके हैं, देश के प्रधानमंत्री भी आपके हैं, लेकिन एक बार जो आपने उम्मीदवार उतारे थे, एक बार उनकी तो हालत जाकर देख लीजिए। अगर हम बात करें सिरसा की, सिरसा से शुरुआत करें तो चौधरी अशोक तंवर को आज तक वहां की जनता स्वीकार नहीं कर पाई है। किस प्रकार से उनके लगातार विरोध हो रहे हैं, जनता उनको स्वीकार नहीं कर पा रही। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारी सीट जीत कर आएंगे। वहां पर सुनीता दुग्गल ये कह रही है कि अशोक तंवर के भाषण, वहां के कार्यक्रम में ये कह रही है कि मेरी तो टिकट भी गई और मेरा तो नौकरी भी गई। वहां पर अंदाजा लग सकता है इसी चीज से, वहां पे कार्यकर्ता भी समझ सकते हैं कि इनका आपसी जो मनमुटाव है वो चुनाव में सामने आएगा। जो चुनाव नजदीक आएंगे ये मनमुटाव बढ़ता रहेगा। कारण क्या है, एक दुख होता है। हिसार की बात अगर करें तो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जिस प्रकार से टिकट के दावेदार निश्चित तौर पर कुलदीप बिश्नोई परिवार था, या ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि की बात करें तो कैप्टन अभिमन्यु उसके दावेदार थे। लेकिन उन दोनों को साइड लाइन किस प्रकार से करके वहां पे चौधरी रणजीत सिंह 35 मिनट पहले आए, पार्टी का उनका इस्तीफा आज तक स्वीकार नहीं हुआ है और उनको टिकट थमा दी। हालात क्या है कि वहां के वर्कर आज भी उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय को जाकर कुलदीप बिश्नोई के घर पर जाकर उनको मनाने का काम कर रहे हैं। अब कुलदीप बिश्नोई को तो भले ही मना ले, लेकिन क्या कार्यकर्ता, उनके जो कार्यकर्ता है, उनके वर्कर हैं, उनको मना पाएंगे? रामपाल माजरा जिस प्रेस वार्ता में इनेलो में आए थे, उसी में स्टेट प्रेसिडेंट बनाया आप लोगों ने तो 40 मिनट का इंतजार भी नहीं किया। आदमपुर बाई इलेक्शन में कोरडा राम को आप लोग तब लेकर आए थे जब वो कांग्रेस के सदस्य थे, आप लोगों ने टिकट दे दिया था कोरडा राम को। रामपाल माजरानी ने अपने सारे बचपन जवानी नहीं, आप ये कह रहे हैं उनका तो रिजाइन भी एक्सेप्ट नहीं किया गया है, तो कोरडा राम तो कांग्रेस के नेता थे, उसके बाद रिजाइन किया था उन्होंने। ज्योति जी, रामपाल माजरा जी की बात करें, रामपाल माजरा जी अब मतलब एक चीज, अब नवीन जिंदल जी की बात करें तो 40 मिनट पहले जिंदल साहब आए थे, 40,000 करोड़ का कोल घोटाले के आरोपी, जिनको प्रधानमंत्री जी लगातार बताते थे, और उनको कोहिनूर बनाकर पेश कर दिया कुरुक्षेत्र की जनता पर। वहां पर जनता ये कहते हैं कि ये कोहिनूर आ गया, जनता उनको स्वीकार नहीं कर पा रही। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार उन कोहिनूर को अपने कंधे पर बोरी लाद कर ये दिखाना पड़ रहा है कि नहीं मैं ही हूँ असली कोहिनूर। वहां पर आप देखिए चौधरी धर्मवीर, जिनको भिवानी महेंद्रगढ़ की जनता, उनको ये नहीं समझ पा रहे कि उनको पब्लिक में लीड मिलेगी या वहां पर लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उनको काले झंडे मिलेंगे या गालियां मिलेंगी। ऐसे हालात बने पड़े हैं। वहां पर उनकी हालत ऐसी होगी, जो उनके मंत्री हैं वहां पर राज्य मंत्री बनाए जो अभय सिंह यादव जी, वही उनको समर्थन नहीं मिल पा रहा। आपसी फूट मनमुटाव भारतीय जनता पार्टी में अब तो कांग्रेस से भी ज्यादा हो गया है। ये लोग भले ही कुछ भी कहे, लेकिन हकीकत तो यही है। आज मैं एक बात देख रहा था, राव इंद्रजीत सिंह की गुड़गांव से हमारे लोकसभा के सांसद रहे हैं लंबे समय से, लेकिन आज पहली बार ऐसी बात सुन के आए हैं कि लोग उनका विरोध कर रहे हैं। और विरोध क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 5 साल से कोई व्यक्ति दिख नहीं पा रहा। ये अकेले 5 साल की बात नहीं है, 10 साल से जो MP बने हैं वो फील्ड में तो जाते नहीं है। कारण क्या है कि फील्ड में जाने की उनको परमिशन होती नहीं। कारण कि विकास कार्य की बात करते हैं, विकास कार्य कुछ कराते नहीं है। और एक तो खबर ये आई कि राव इंद्रजीत सिंह के दरवाजे 5 साल तक तो खुले नहीं होते, और जब लोग उनके घर जाते हैं तो कुत्ते लगा दिए जाते हैं। ये मैं आपको न्यूज के माध्यम से दिखा दूंगा कि उनके ऊपर आरोप है कि घर पे जाते हैं तो कुत्ते लगा दिए जाते हैं, और फिर कहते हैं कि जनता हमें वोट दे। अब जनता इनकी हकीकत जान चुकी है, इनको पहचान चुकी है। जनता ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे लोगों को नेता बनाना चाहती है, सांसद बनाना चाहती है, जो उनके हक अधिकार की बात करे, जो उनके दुख में शामिल हो, सुख में शामिल हो, ऐसे चाहते हैं। ये नहीं है कि वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई भाषण दे दिया, उसको लाकर वहां पर तालियां पीटने का काम किया, इसके अलावा और कुछ काम नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता अगर कहीं विकास की बात करता नजर आए तो आप उनसे पूछिए, विकास के नाम पर वोट मांगे, निश्चित तौर पर मैं भी कह दूंगा विकास के नाम पर वोट मांगे तो दे दीजिए वोट, लेकिन विकास की तो बात ही नहीं कर रहे। वो बात कर रहे हैं जाति की, धर्म की, भावनाएं भड़काने की, वो चोर लुटेरों की बात कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं, कहीं पर भी विकास की बात नहीं कर रहे। अब मैं आपको आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ती हूं। जिस दिन से चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कुरुक्षेत्र से, मैं मात्र 10
10 सेकंड का समय दे दीजिए ज्योति जी, मात्र 10 सेकंड का समय दे बोलिए, दीजिए। बोलिए। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जैसे ही कुरुक्षेत्र से अपना उम्मीदवारी तय की, आप देखिए किस प्रकार से वहां पर माहौल गर्मा गया, और वहां पर ना तो नवीन जिंदल को कोई पूछने वाला, ना सुशील गुप्ता को कोई पूछने वाला। अगर शिक्षा की बात करें तो हमारे उम्मीदवार को जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है, हिसार से हमारी सुनैना चौटाला अर्जुन चौटाला को मैदान में उतारा, तब भी कुरुक्षेत्र से आप लोग भी दावा कर रहे थे। कुरुक्षेत्र का अर्जुन पता नहीं क्या क्या कहा आप लोगों ने। ठीक है, इस बार अभय को लेकर भी दावा कर रहे हैं। अर्जुन को मैदान में उतारा, तब भी दावा कर रहे थे। 4 जून की माहौल बात बदल गया है, यही जीतने तो कह वाले रहा हूं हैं, कि 4 मजबूत जून रहे को हैं आपको एक अलग से कुरुक्षेत्र नजारा में। देखने को मिलेगा। चलिए, मैं आम आदमी पार्टी को चर्चा में शामिल कर रही हूँ। सुखबीर तंवर जी, चूंकि चुनाव में कम ही समय अभी बचा है, सुशील गुप्ता को लेकर बात करें तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? जी, कुरुक्षेत्र लोकसभा में इंडिया गठबंधन के तहत सुशील गुप्ता जी उम्मीदवार हैं, और हरियाणा प्रदेश में सबसे पहले सुशील गुप्ता जी की उम्मीदवारी तय हुई, और उसके बाद बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और विषय ये है कि जिस प्रकार का विरोध कुरुक्षेत्र की जनता विगत में 5 वर्षों से जिस प्रकार से गायब रहे, आज के भारतीय जनता पार्टी के सांसद कुरुक्षेत्र से, प्रदेश के अध्यक्ष और वर्तमान मुख्यमंत्री के खिलाफ जिस प्रकार की नाराजगी है वो परिलक्षित हो रही है। इसके दूसरा पहलू ये भी है कि जिस प्रकार से नवीन जिंदल को इन्होंने, जो इन्हीं की आज के हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिनको कोयला चोर घोषित किया, और जिस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को नवीन जिंदल जी की कंपनी ने पैसा दिया, और उसके बाद जिस प्रकार से उनको कोहिनूर बनाने का प्रयास है, निश्चित तौर पे कुरुक्षेत्र की जनता इसके बेहद खिलाफ है। और जिस प्रकार से हम चुनाव लड़ रहे हैं पहले दिन से, और जो जन समर्थन डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। निश्चित तौर पे कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी की जीत तय हो चुकी है। क्योंकि आज जवाहर जी चर्चा में है, तो मैं जरूर पूछूंगा कि जो विषय हैं आज जरूर जवाब दे के जाएंगे। मेरी ऐसी अपेक्षा है जवाहर जी से। आज जवाहर जी बताए कि नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जवाहर जी, इतने उतावले मत हो जाइए, कृपया करके सवाल सुन लीजिए, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप जवाब देंगे। सर्वप्रथम आज की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रोजाना वाली बातें नहीं, अब स्क्रिप्ट मत पढ़िए आप, मैं नहीं पढ़ने दूंगी। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड की सुखबीर तंवर जी, क्या ये मुद्दा है क्या? क्या ये मुद्दा है क्या? क्या ये मुद्दा है क्या? आप बोले, आपने भले ही आप लोगों की कुछ भी स्थिति हो कुरुक्षेत्र में या हरियाणा में, जब आपने जीत का दावा किया, मैंने एक बार भी नहीं टोका, मैंने एक बार भी नहीं टोका आप मुद्दे पर जब बात कर रहे थे। मैंने एक बार भी नहीं टोका जब आप कह रहे थे सुशील गुप्ता जीतेंगे नहीं जीतेंगे, उस पर मैंने एक बार भी आपको नहीं टोका। लेकिन इसका मतलब आप रोजाना वाले सवाल अब रिपीट नहीं करेंगे। नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है। इनको म्यूट कीजिए, मुझे मजबूर कर रहे हैं आप म्यूट करने के लिए। सुखबीर जी, मैं रोजाना कहती हूँ मुद्दा नहीं है, लाखों मुद्दे हैं, सभी इस पर बोलने लग जाएंगे, टाइम नहीं है इतना। जवाहर यादव जी, देखिए, आपके विरोधी दलों के प्रवक्ता ये कह रहे हैं और नेता भी कह रहे हैं कि बीजेपी के उम्मीदवारों को विरोध झेलना पड़ रहा है। तस्वीरें भी सामने आ रही, राव इंद्रजीत की बात करें, धर्मवीर सिंह की बात करें, रणजीत सिंह की बात करें, अशोक तंवर की बात करें या बंतु कटारिया की बात करें, लगभग सभी उम्मीदवारों की, अरविंद शर्मा की भी लोग विरोध तो कर रहे हैं। भले ही आप ये कहें, या हो भी सकता है, इसमें मैं डिनाई नहीं कर रही इस बात से कि विरोधी दलों के लोग हो सकते हैं, लेकिन विरोध की तस्वीरें तो सामने आ रही हैं आपके उम्मीदवारों को लेकर। ज्योति जी, लोकतंत्र में जब चुनाव चल रहे हो तो सबसे बड़ा विरोध क्या होता है? किसी को पक्ष में मत देना, किसी के विरोध में मत देना। अगर लगता है कि किसी को हमारे खिलाफ जन आक्रोश है, जैसा मेरे सभी मित्र कह रहे हैं, तो उसकी परिणति तो वोट के रूप में आनी चाहिए ना। मीडिया में लाने के लिए आप 5 लोग 4 लोग कोई झंडा लेके काला आ जाए, उससे क्या लोगों का तय होगा? आज हमारे पास मौका है ना, आज हमारे पास 25 मई है, उस समय लोग तय कर लेंगे कि 1 महीने से कम का समय रह गया कि कौन किसके साथ था, किसके हिसाब से जीता। ज्योति जी, जब आप उस समय भी एंकर थे, जब पिछली बार अपने धर्मवीर जी का विरोध हुआ था, मैंने आपके चैनल पे कभी कहा है नहीं कहा मुझे नहीं पता, जब धर्मवीर जी का एक गांव में विरोध हुआ था 2019 के चुनाव में, और उसको ऐसे दिखाया गया था विपक्ष के मित्रों को, देखिए सांसद का विरोध हो रहा है, ये होगा। उस गांव में वो ऐतिहासिक रूप से जीते थे, जिस गांव में वो विरोध हुआ था। तो ये विरोध प्रायोजित विरोध होता है,
प्लानिंग के तहत किया जाता है। लोकतंत्र में किसी का भी विरोध करना हो, वोट की चोट से बड़ी क्या कोई विरोध हो सकता है क्या? हमारे पक्ष में जो लोग होंगे, जो हमारे विकास कार्यों से खुश होंगे, प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से खुश होंगे, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे हरियाणा में बुजुर्ग के रूप में 3,000 रुपए अगर देश में कहीं मिलते हैं किसी भी इसमें, वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो उस समय करे उनके द्वारा हो, चाहे 14 फसला MSP पर कितना हो, चाहे ईमानदारी से नौकरी करने का विषय हो, इन सब के उत्तर कि मेरी बात को हरियाणा के लोग समर्थन करते हैं नहीं करते 25 मई को बताएंगे। ये टीवी पे जितना भी बोल लें कि हमारा विरोध है नहीं है, इनको लगता है कि इससे जाते इसके कारण लोग प्रभावित हो जाएंगे। अब मेरे मित्र यहाँ तक बोल गए। लेकिन जवाहर जी, जो लोग विरोध कर रहे हैं, यादव साहब, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे ही पूछ रही हूँ। जो लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आप लोग अति आत्मविश्वास में उनको इस बात ये कहकर इग्नोर कर रहे हैं कि ये तो विरोधी दलों के लोग हैं या प्लांटेड हैं, प्रोजेक्टेड हैं? क्या पता आम लोगों में भी गुस्सा हो? और लोकतंत्र में एक एक वोट, एक एक व्यक्ति को क्या गंभीरता से ले जाने की जरूरत नहीं है क्या? ज्योति जी, आम लोगों का अगर गुस्सा होगा और अगर आपको लगता है हम आत्मविश्वासी है, तो ये तो 4 जून को पता चल जाएगा। अगर हमें लगेगा ये गुस्सा, तो उससे हम सीख लेंगे। आज तो हमारे लिए सब प्रायोजित होता है। और मेरे एक मित्र कह रहे थे हम डिबेट का स्तर कहां तक लेके आते हैं। उन्होंने एक हमारे मंत्री का जिक्र किया जी, वो कुत्ता पीछे लगा देते हैं। ऐसा होता है क्या? मतलब टीवी पे जिसने इस बात को सुना होगा उसने उस पार्टी की गरिमा को कितना एक मिनट, अरे मीडिया में दिखाया जाने वाला, दहीवाल जी आपको लिंक भेज देता हूं। आपने बात कही जब जवाहर जी नहीं बोले थे ना, अब सुन लीजिए आप। अब मेरे मित्र कह रहे हैं कि ये इसने पढ़ा है। मैं तो लिंक भेज देता हूं, मेरी बात लिंक भेज दीजिएगा। अरे भाई सुनिए ना, लिंक में ली हुई आप एक पार्टी के प्रवक्ता हो। एक समय आपकी पार्टी हरियाणा में मुख्य सत्ता में आने वाली पार्टी रही है। उसके प्रवक्ता के मुख से ये आएगा जी मैंने एक लिंक पढ़ा और उसके आधार पे ये है। तो इससे मेरे मित्र मुझे लगता है आप प्रवक्ता हो, मैं आपका सम्मान करता हूं, परंतु इसके कारण कहीं ना कहीं हम अपनी पार्टी की गरिमा करते हैं ये कहते भी कि लिंक है, जब तक आप पुष्टि नहीं कर लेते। अगर आपकी पुष्टि नहीं है फिर आप ये कहिए लिंक के बहाने छुपिए मत। आप ये कहिए कि आपके पास पुख्ता सबूत है और उस चीज को आप प्रूव कर सकते हैं। मतलब मैं तो ये इनेलो के लिए भी नहीं मान सकता, जिस जो अपने समय में काफी विवादास्पद रही होगी। मैं ये भी नहीं मान सकता इनेलो का भी कोई नेता अगर लोगों से मिलना नहीं जाता होगा तो वो बार बार कुत्ते किसी के पीछे चीटता होगा। अगर जिस दिन मैंने ये सब इस्तेमाल किए उस दिन मेरी पार्टी की गरिमा और मुझे लोग गंभीरता से लेना बंद कर देंगे। ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी के 10 के 10 उम्मीदवार मोदी जी की नीतियों को लेकर, उनके विकास कार्य को लेकर, उस समय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी उनके नीतियों को लेकर और वर्तमान में नायब सैनी जी, इन सबके मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। हम अपनी बात रख रहे हैं। और मेरे एक मित्र को, मुझे नहीं पता वो कांग्रेस के ने जेजेपी किसने ये कहा कि जी एक व्यक्ति का साथी का जिक्र किया कि पंजाब के एक किसान की मृत्यु हो गई। सर मुझे उसका दुख होगा, मुझे दुख होगा। कांग्रेस के मित्र ने कहा अगर मैं उनकी संवेदना से उनके दुख में मैं भी शामिल होता हूं, पर भाई साहब तब भी टिप्पणी कर देते किसान आंदोलन में, ज्योति जी मैं 10 सेकंड चाहूंगा, मुझे बीच में रोके नहीं प्लीज, तब भी टिप्पणी कर देते कि एक व्यक्ति को केवल इसलिए मार दिया गया, टुकड़े कर करके जला दिया गया कि वो कहा कि भाई तू ब्राह्मण होते हुए किसान आंदोलन का विरोध कर रहा है इसलिए तू ये जला देते हैं। जैसे इनको पंजाब के व्यक्ति का दुख है तो मुझे भी दुख है। एक व्यक्ति को, पंजाब का आया हुआ व्यक्ति है, उसके टुकड़े टुकड़े करके बर्बरता, जो आतंकवादी बर्बरता होती है, जो विदेश में जो आतंकवादी गुट करते हैं, ऐसे करके जिसके टुकड़े टुकड़े करके काट दिया गया, उस दलित के प्रति भी संवेदना व्यक्त कर देते। एक बेटी, जैसे पंजाब से भाई आया जो मारा गया, ऐसे एक बेटी आई थी किसानों को आंदोलन को देने के लिए, उनके साथ बलात्कार हो जाता है, उसके बाद उस बेचारी की डेथ हो जाती है और आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ा हुआ व्यक्ति भी उसके मुख्य आरोपियों में एक है। तो जाके उस बेटी के घर पे जाके मिल आते, संवेदना प्रकट करने वाले मेरे कांग्रेस के मित्र, जाके उस दलित को मिलाते, दलित की कांग्रेस को बड़ी चिंता रहती है, जाकर मिलाते पंजाब में जाकर उसको संवेदना दिया जाते हैं। और ऐसा नहीं लगता कि किसी भी पार्टी ने कम से कम इन घटनाओं की तारीफ तो नहीं की होगी, निंदाई की होगी? अरे निंदा नहीं की, किसी ने निंदा नहीं की। कब दीपेंद्र हुड्डा मिलकर आए उस दलित परिवार के यहाँ? इनको अगर बाकी लोगों की चिंता है, एक व्यक्ति के लिए बाकी लोग मरे होंगे, अन्य कारणों से मरे होंगे, एक व्यक्ति को बर्बरता पूर्वक मारा गया, एक लड़की के साथ, आपको किसी लड़की के साथ बलात्कार होता है उसमें संवेदना ही नहीं है ज्योति जी आपकी।
एक कब इसमें से गए जाके कि जिनको आज इसमें दुख प्रकट मेरी हो रहा है, संवेदनाएं होने ना होने बंगाल से जाते कोई और नहीं जाके कहते मैं तो कि ये किसान मानती हूँ, के आंदोलन में ये बेटी क्योंकि आई अभी थी, बहुत किसान पुरानी के बातें आंदोलन में नहीं ये है। बेटी आई ठीक है। थी और इसके साथ पाप हुआ और उन दोषियों को सजा मिलेगी। इसके कारण कांग्रेस आपके साथ बंगाल में आके आपको संवेदनाएं प्रकट करने आई है। ठीक है, यादव तो साहब, किसान अभी मैं आंदोलन डिबेट को का आगे ले केवल जाती एक हूँ। पक्ष देखने का काम मत ठीक है। कीजिए। जाति के आधार पर केवल ब्राह्मण होने के नाते एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाता है, दलित को काट दिया जाता है और इनके मुंह पे दही जम जाता है सभी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर। चलिए ठीक है, तंवर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि वो सवाल आप नहीं पूछेंगे। आप देखिए, आपको टाइम कम ही मिल पाएगा अगर आप इधर उधर की बातें करेंगे। कोई मैंने कुछ भी बात नहीं करनी है, मैंने सिर्फ ये कहना है, ना ये लिंग की बात है ना परसेप्शन की बात है। जिस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय है, मुख्य प्रवक्ता हरियाणा भारतीय जनता पार्टी बताएं इलेक्ट्रोल बॉन्ड की चोरी में इनका क्या स्टैंड है, कुछ नहीं पूछना होगा। हाँ मैं उत्तर देता हूँ नहीं जवाहर जी, इसका कोई डिबेट से लेना देना ही नहीं है इस सवाल का। नहीं समय बर्बाद करने वाली बात है। मैं मना कर रही थी ना तभी तंवर जी, आपको सवाल जवाहर जी माफ कीजिएगा मुझे, ये सवाल का डिबेट से लेना देना नहीं तंवर जी। आप नहीं मनचाही सवाल नहीं पूछ पाएंगे। आप आपकी पार्टी को, आपकी पार्टी की मीडिया कोऑर्डिनेटर को मुद्दा बताकर मैं डिबेट में बुलाती हूँ। मुद्दे पर बोलना हो तो आया कीजिए, उनको म्यूट कीजिए। केवल जी मैं उत्तर देने के तैयार हूँ। जवाहर जी आप तो तैयार है ना, लेकिन समय नहीं है। फिर जी समय नहीं है, हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। जी केवल जी देखिए, गुटबाजी ऐसी है जिसको आप इनकार करते हैं लेकिन जनता सब जानती है। तीसरा चुनाव आप बिना संगठन के लड़ रहे हैं हरियाणा में। टिकटें अनाउंस की, बहुत मंथन किया गया, बहुत बार बैठक की गई, उसके बावजूद भी सभी नेताओं को साथ नहीं ला पाए। फिर भी आप इनकार कर रहे हैं। करण दलाल ये कह रहे हैं फरीदाबाद में ऐसे उम्मीदवार को उतारा है कि आप लोग बीजेपी को जिताना चाहते हैं, मिली भगत की गई। किरण ने क्या क्या कहा वो भी सबके सामने है, दूसरे नेता भी क्या कह रहे हैं वो भी सबके सामने है। तो आप लोगों को बीजेपी से लड़ने से पहले एक बार फिर से खुद की अपने भीतर की लड़ाई लड़नी होगी गुटबाजी के चलते। देखिए, इस बात का जवाब तो मैं पहले भी दे चुका, अब दोबारा से दूं क्या? ये आपने माना ही नहीं, बट मैं ये कह रही हूँ आपको नहीं केवल जी, पिछली बार आप कब तक इनकार करेंगे? मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे। आप सुनिए मेरी बात। जो बाइट मीडिया में आ जाती है नेताओं की, क्या उनको लेकर भी इनकार किया जा सकता है क्या? आप दोबारा मेरे को एक ही सवाल नहीं केवल जी, आप इतना मान रहे हैं कि पार्टी को इस पर मंथन करने, विचार करने और इसे ठीक करने की जरूरत तो है गुटबाजी को लेकर? पार्टी में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बात किसी में कोई दिक्कत है ही नहीं, मैंने आपको पहले भी बताई है बात, आप सुन लीजिए ना। इस बात के कोई प्रॉब्लम आपको जवाब यही देना। आपको अभी 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद सारे एक दूसरे के साथ इकट्ठे मिलेंगे। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। जहां जो असली मुद्दा है, जहां ये कभी पश्चिम बंगाल में गए तो कहीं ये कहीं गए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हमारे हरियाणा के अंदर जब गोलियां चला रहे थे किसानों के ऊपर तो इनको दया नहीं आई? जब ये उनके ऊपर खुद पानी की बुछारें छोड़ रहे थे, 750 किसान शहीद हो गए, तब इनको दया नहीं आई? कौन सी बीजेपी कौन से किसान के घर पे गई? किस किसान के मरहम लगाई इन्होंने? किसी के लगाई मरहम? मुझे तो दिखी नहीं। और आप ये बताइए, जो हमारे 3 बार हरियाणा के अंदर गोलियां चली, उसमें 100 आदमी पुलिस की गोली का शिकार हुआ, किसके घर में बीजेपी गई? वो बताएं किस पे गई? ये एक महिला जो पश्चिम बंगाल की है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हाँ, जरूर जाना चाहिए, मैं कहता हूं जरूर जाना चाहिए, बीजेपी को भी जाना चाहिए, कांग्रेस को भी जाना चाहिए, लेकिन ये जो 750 किसान शहीद हुए, कितनों के घर में गए वो बताना चाहिए इनको। और एक बात और, अभी जो आप बार रुकिए यादव जी, अभी इनको बोलने दीजिए। देखिए दिक्कत ये है कि मेरी बात पूरी नहीं, फिर चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर बात कर रही हूँ, मैं चुनाव को लेकर बात कर रही हूँ। अभी आपने सुनिए ज्योति जी, सुनिए, ऐसे मत करिए, सुनिए ना। इन्होंने कहा कि 400 पार का नारा है हमारा। अरे भाई साहब, आपने 400 पार के साथ एक और बात कही है, हम इस देश का संविधान बदल देंगे। हम तो आपको इस देश के संविधान ज्योति जी गलत बात कर रहे हैं, ज्योति जी ये गलत बात कर रहे हैं, मैं इसके बीच में आ रहा हूँ। हमारे किस नेता की बाइट दिखाइए, हमारे किसी प्रधानमंत्री जी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई बाइट दिखाइए। ये झूठ बोलने का काम करते हैं और हमने इस चीज पर FIR की है, ये फिर वो काम कर रहे हैं, ये गलत भ्रम फैला रहे हैं। हमने कल भी इस विषय पे तो FIR हुई है। ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है टीवी डिबेट पे, मैं किसी के बीच में नहीं आता, पर आप ऐसे यहाँ मीडिया का दुरुपयोग करेंगे। आप मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष की, आप मेरे किसी प्रदेश अध्यक्ष की, आप प्रधानमंत्री जी की, आप अमित शाह जी की कोई वीडियो दिखाइए। झूठ बोलने का
चलिए आप प्रमाण के साथ अगर बोल रहे हैं तो क्या प्रमाण है केवल जी, क्या प्रमाण है? संविधान का बदलने का काम, संविधान बदलने का काम 1976 में आपने किया था। सुनिए धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं था, आपने मूल भावनाओं के साथ बलात्कार करते हुए केवल कुछ लोगों को खुश करने के लिए। ज्योति जी मैं इसमें बोलना चाहता हूँ, मेरी आपत्ति है प्लीज। बात से मैं खुद ही कह रही हूँ, प्रमाण है क्या? अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी ये दावा कर रही है, ये कह रही है बीजेपी की संविधान हम बदल देंगे, किसने कहा, किस नेता ने कहा? ज्योति जी मेरी आपत्ति है, मुझे बोलने नहीं, मैं खुद भी तो पूछ ही रही हूँ ना जवाहर यादव जी। रोके इनको। केवल जी क्या हरियाणा पर बोलने के लिए काफी नहीं है क्या आप लोगों के पास? हरियाणा पर बोलने के लिए कंटेंट नहीं है? मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, इन्होंने कहा हमें 400 पार करो तो लोकतंत्र बदल देंगे। किसने कहा? लोकतंत्र बदल देंगे? अनंत हेगड़े बीजेपी संविधान क्या लोकतंत्र क्या, यही जिसको समझ नहीं है वो प्रवक्ता है, जिसको लोकतंत्र में और संविधान में अंतर नहीं पता। अरे ये यही तो देखना, इसलिए अपने शब्दों को, इसलिए आपने जो संविधान नहीं, आप ये कह रहे हैं कि मैं प्रमाण दे रहा हूँ कि संविधान बदलने की बात हुई है। क्या प्रमाण है केवल जी? क्या प्रमाण है, क्या प्रमाण है? किसने कहा है, कब कहा है, किसको कहा, बता दीजिए। ये तो समय बर्बाद हो रहा है ना, हम एक ही बात को लेकर बैठ जाएंगे। बीजेपी के अनंत हेगड़े एमपी हैं, उन्होंने ये कहा 400 पार करो संविधान बदल देंगे, ये कहा उन्होंने। ये क्या संविधान बदल देंगे? ज्योति जी क्या संविधान बदल देंगे? बताता हूँ किसने कहा। अरे क्या संविधान, मैं एक बार ज्योति जी 10 सेकंड में बोलना चाहता हूँ। इनके बाद आपके पास एक मिनट रुको। केवल जी मैं निवेदन कर रही हूँ, हरियाणा पर बात कर लीजिए। और बताता हूँ, अभी तो प्रमाण दे रहा हूँ। आप दीजिए मैं प्रमाण दे रहा हूँ ना, सुनिए ना, प्रमाण दे रहा हूँ। एक बीजेपी की उम्मीदवार ज्योति मिर्धा और एक अरुण गोविल बीजेपी के उम्मीदवार, इन दोनों ने भी कहा कि हमें 400 पार दीजिए, संविधान बदल देंगे, ये कहा। इन तीनों ने कहा। तीनों का चलिए आपने इतने सवाल उठाए केवल जी, मैं तो हालांकि हमेशा ही प्रयास करती हूँ कि जब हम हरियाणा लोकसभा को लेकर बात कर रहे हैं तो हरियाणा को लेकर ही बात करें, लेकिन डिरेल करने वाली बातें। खैर आपने आरोप लगाए तो उत्तर ले लेती हूँ मैं भी। इतना दर्द हो गया, मैं उसको उत्तर देना चाहता हूँ। देखिए बीजेपी को कितना चुप रहा है बीजेपी को। नहीं केवल जी आपने क्या कहा? केवल जी मैं बात तो सुनिए, आपने क्या कहा? रिपीट मेरी बात तो सुनिए। आपने क्या कहा? आप रिपीट करें। और इसके साथ साथ मैं एक तो अनंत हेगड़े बीजेपी। नहीं वो नहीं, आप कह रहे थे बीजेपी को टाइम दे रही हूँ, आपको टाइम दिया है, आपको बहुत टाइम दिया मैंने, डिबेट को देखिएगा। यार जी आप बोलिए अभी। केवल जी आपकी बात पूरी हो गई है, आपकी बात पूरी हो गई है, आपकी बात पूरी हो गई है। जल्दी और रहती है ना। अरे भाई मैं इसको उत्तर दे रहा हूँ, आप इसका आप मान लीजिए, उत्तर दे रहा हूँ, सुन लीजिए। सुनिए, अभी ज्योति जी इनको चुप कराएंगे तो मैं बोल पाऊंगा प्लीज। केवल जी लगातार नहीं ये चलेगा नहीं ना, आप लगातार क्यों बोल रहे हैं? आपको कितना रोका जाए केवल जी? आप शांत नहीं हो रहे, आपकी बात पूरी हो चुकी है, अभी आप सुन लीजिए। इन्होंने हमसे कहा, इन्होंने हमसे कहा, अब इन्होंने सभी मुद्दों पे बात करेंगे नहीं। अब इन्होंने गंभीर आरोप लगाया, मैं उत्तर देना चाहता हूँ। भाई आपने मुझसे प्रश्न पूछे, उसका उत्तर ले लीजिए ना। आपके लिए तो आपने मुझे बता दिया, उसका उत्तर लीजिए। इस देश में संविधान की मूल भावना होती है, और कभी भी ये कहा जाता है, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान की इसमें की थी, उसमें लिखा था कि मूल भावनाओं के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, समय के साथ संशोधन करने पड़ते हैं। वो अनेकों संशोधन हुए हैं, वो हर राजनीतिक पार्टी ने संशोधन किए हैं समय की आवश्यकता के साथ संविधान में। संविधान की मूल भावनाओं के साथ 1976 में बलात्कार हुआ था, और उस समय 1976 में एक शब्द जोड़ा गया था किसी विशेष वर्ग को खुश करने के लिए, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता बाबा साहब के संविधान में कहीं नहीं है। अगर संविधान बदलने का काम किया है तो वो कांग्रेस ने किया, और मैं प्रमाण के साथ कहता हूं। इस देश में संविधान में कभी भी नहीं है, लोकतंत्र की अवस्था होती है। पहली बार संविधान को धता बताकर आज तक एक ही बार भारत में इमरजेंसी लगी है, वो लगाने का काम किया है कांग्रेस ने। ये इनका चरित्र है, और हम पे आरोप लगाते हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, तीनों की बाइट ये है जिसमें ये लिखा है कि संविधान में किसी भी प्रकार का ऐसा बदलाव नहीं होगा जो संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत जाके होता हो, जो कांग्रेस ने किया है।
ये बता रहे हैं 3 लोगों के नाम, मैं कौन करेगा? देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, तीनों को मैं कोट करके कह रहा हूं। और मैं मुख्य प्रवक्ता होने के नाते कह रहा हूं, मेरा बयान ऑफिशियली बयान है। किसी भी तरह से कांग्रेस ये भ्रम फैला रही है कि संविधान में संशोधन होगा, संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं होगा जो संविधान की मूल भावनाओं के साथ, जो बाबा साहब ने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और इसके साथ सैकड़ों लोगों ने मिलकर तय की थी। ये मेरा ऑफिशियल बयान है। ठीक है, चलिए किसी सांसद का बयान देखिए ऑफिशियल नहीं जॉर्ज जी होता। ये आरोप मैं लगा रहे थे, मुख्य आपने प्रवक्ता के उत्तर दे नाते दिया कह रहा अभी। हूं। मैं एक बार फिर से हरियाणा पर डिबेट को ला रही हूँ, क्योंकि तंवर जी आप भी रुकिए अभी। केवल जी क्यों लगातार बोल रहे हैं आप? एक तो मुद्दे को भटकाते हैं। विवेक जी, आपके लगभग सभी उम्मीदवारों की हम बात करें, नैना चौटाला वो हैं जो कि पिछली बार भी विधायक थे, इस बार भी विधायक हैं, उम्मीदवार उतारे हैं। ज्यादातर ऐसे नेता हैं जो कि बीजेपी और कांग्रेस वाले उम्मीदवारों के मुकाबले नए नेता हैं राजनीतिक करियर के लिहाज से, तो दे पाएंगे टक्कर? जो भी वो तो समय बताएगा, 25 तारीख बताएगी और लोगों का मन बताएगा। आपने कहा कि बारी बारी डीरेल की जा रही, मैं सुन रहा था और मैंने भी बीच में टोकने का काम किया कि कहाँ कभी वेस्ट बंगाल पहुंच गए, कभी कहीं पहुंच गए। पर इनकी आदत है, आज के दिन इनसे यही पूछा गया बारी बारी कि हरियाणा की बात करें तो दोनों ही पार्टियों के पास हरियाणा की कोई बात नहीं होगी। आज हरियाणा के किसान की कोई बात नहीं करेंगे, मेरे की कोई बात नहीं करेंगे, छोटे व्यापारी की कोई बात नहीं करेंगे, दुकानदार की कोई बात नहीं करेंगे। कारण क्या है? अगर उनकी बात करेंगे तो यह खुद ही फंस जाएंगे। आज अगर किसान की बात करते हैं, खुद को दोनों ही पार्टियां किसान हितैषी होने की बात करती हैं, चाहे कांग्रेस का जिक्र करें 2-2 रुपए के चेक सबको याद है, चाहे बीजेपी का जिक्र करें, आज 3 रुपए कट्टा जो मंडियों में भ्रष्टाचार इन्होंने फैलाने का काम किया वो सबके सामने है। किस तरह आज किसान की फसल कट के मंडी में आ गई और उसके बाद लिफ्टिंग का नाम नहीं है। किसान को आज हमने 48 घंटे में पेमेंट देने का काम किया, हमने 72 घंटे में पेमेंट देने का काम किया। आज 20-20 दिन बीत जाने के बाद भी किसान को पेमेंट नहीं मिल रही है। हूँ करिएगा अपनी पार्टी मीटिंग में बैठ के, डिबेट पे बैठ के हूँ करने की जरूरत नहीं है। आज के अरे ये रोकने वाले तुम कौन हो? ये रोकने वाले तुम कौन हो? बताएंगे दुष्यंत चौटाला के पास था, 3 रुपए के कट्टे के कट्टे तो दुष्यंत चौटाला नहीं करते। आप उसमें व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, आप मुझसे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे और ये गुंडागर्दी करनी बंद कर दो जेजेपी वालों। दुष्यंत चौटाला अगर उसमें करप्शन हुआ तो तुम्हारा नेता हरियाणा की बात आपूर्ति नेता के पास था, दुष्यंत चौटाला का मंत्री था। आप दुष्यंत चौटाला के साथ दिक्कत आ रही है, आप दुष्यंत चौटाला का एक्सपोर्ट करो। आप ये दुष्यंत चौटाला का एक्सपोर्ट कराना चाहते हो। आप दिग्विजय गुट के आदमी हो जो दुष्यंत चौटाला को एक्सपोर्ट कराना चाहता है। ये दिग्विजय गुट का आदमी दुष्यंत चौटाला को एक्सपोर्ट कराना चाहता है, क्योंकि नागरिक खाद्य आपूर्ति मंत्री दुष्यंत चौटाला था, क्योंकि दुष्यंत चौटाला था। दुष्यंत चौटाला विभाग का देखिए मंत्री बात तो ठीक कह रहे हैं जॉर्ज जी। विवेक जी, जब आप ये घोटाला शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो सीएम सैनी साहब ये कह चुके हैं अगर एप्लीकेशन मिलती है तो दुष्यंत के खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं उनकी जांच होगी। बीजेपी ये कह रही है अब की जांच करवाएंगे हम दुष्यंत के खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं उनकी। मेरे कंधे पे बंदूक रख के दुष्यंत चौटाला को एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं। आपके तमाम ये दुष्यंत चौटाला को मेरे कंधे पे बंदूक रख के दुष्यंत चौटाला को एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं। बताएंगे अपने पार्टी की लड़ाई टीवी डिबेट में मत लेके आओ। भाई अपनी अंदरूनी लड़ाई करके दिखाइए ना, अपनी अंदरूनी लड़ाई टीवी डिबेट में लेके मत आओ। आपने दुष्यंत चौटाला को एक्सपोर्ट कराना है, इसलिए मुझे उम्मीद कर रहे हो। जवाहर यादव, मैंने एक सवाल पूछा है अब जेजेपी से। ये को-एंकर जो आपने बिठाने का काम किया, आज मुझे फिर आप जो दूसरों के बारे में बोलते हैं आप भी को-एंकर बन जाते हैं क्या? इस तरह की कमेंट मत कीजिए आप। जवाहर यादव जी सुनिए, आप एक छोटा सा कमेंट में जो घोटालों को लेकर बात आई है सामने, सीएम साहब भी कह रहे हैं अगर कोई शिकायत मिलती है, लिखित में कोई एप्लीकेशन मिलती है तो दुष्यंत के खिलाफ जो घोटालों से जुड़े आरोप लग रहे हैं उनकी जांच हम करवाएंगे। आप अब सरकार से बाहर आकर कह रहे हैं कि सरकार में घोटाले हो रहे हैं, सरकार के मुखिया ये कह रहे हैं दुष्यंत पर जो आरोप लग रहे हैं उनकी हम जांच करवाएंगे। 4 साल की आप रुकिए जवाहर यादव जी, आप रुकिए। अगर चुनाव के समय पे आप धमके देने का काम करेंगे जांच का, तो हम डरने वाले नहीं है। आप अगर कहते हैं कि चुनाव के समय आप डरा लेंगे, डरने वाले नहीं है। हम तो काम करके दिखाया और आके भी काम करके दिखाएंगे। डरेंगे नहीं, आप जेल में जाएंगे, आप जेल में जाएंगे, आपके नेता जाएंगे।
आप ऐसी आप जो लोगों के भले की चलिए फटाफट लास्ट कमेंट की ओर ले जा रही हूँ डिबेट को। जांच करा लेना। जिनके नेता 10 साल जेल रहे वो जेल जाने की जवाहर यादव जी सुनिए। नेता आपको विवेक जी आप रुकिए अभी। रजवन डेनवाल जी आपका अंतिम कमेंट बोलिए। बेल एक बार इनको रोकोगे तो मैं चलिए आप अपनी बात शुरू कीजिए। विवेक जी आपका उत्तर यहाँ पर खत्म होता है, आप सुन लीजिए। आप सुन लीजिए अभी, आप सुन आपकी लीजिए। मर्जी होगी आप खत्म कर देंगे, आपकी मर्जी होगी आप चला देंगे। नहीं मैं तो डिबेट का समय देखकर डिबेट को चलाती हूँ सर। आप कुछ भी कहते रहिए, आप कुछ भी कहते रहिए जो आपको ठीक लगे। डिबेट का समय देखकर मैं चलाती हूँ। ज्योति जी, मैं किसी के बीच में बोलूं आप डेनवाल जी आप तो बोलिए पता अभी। लग गया कि भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी का जो गठबंधन जो बोलते थे वो गठबंधन हम नहीं, ये हम शुरू से ठगबंधन बोलते थे। आज उस ठगबंधन की असलियत सामने आ रही कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी के जो 4.5 साल के शासन में किस प्रकार से खुलेआम भ्रष्टाचार किया गया, किस प्रकार जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई को लूटा गया। और जब तो भारतीय जनता पार्टी भी उसको देख रही थी, अब उनके ऊपर उंगलियां उठा रही है। मैं तो ये भी कह रहा था कि भाई अगर आपने उनमें कहीं गलत दिखाया तो उनको जेल के अंदर करने का काम करो। और अगर जननायक जनता पार्टी वाले तब उनके पास बैठे थे, अब उनमें इतनी कमियां नजर आने लगी। मैं जवाहर जी को एक चीज बताना चाहूंगा जिन चीजों के वो बना रहे थे कि जवाहर जी रेवाड़ी में एक सुरेंद्र गौड़ के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने अपने इस जो अपने उसमें स्टेटमेंट में दिया है, उन्होंने अपना जो न्यूज बनाई है उसमें था ये कि गुड़गांव में भाजपा प्रत्याशी रविंद्रजीत सिंह का बढ़ता जा रहा है विरोध। नया बाजार एसोसिएशन की करके बहिष्कार करने की घोषणा की। ठीक है डेनवाल जी मैं मात्र 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। और वहां पर ये बात कही गई है कि हम अगर रविंद्रजीत सिंह आएगा तो उनको काला झंडा दिखाएंगे क्योंकि वो 5 साल जनता के बीच में नहीं आए। और अगर उनके घर पे जाते हैं तो वहां पर कुत्ते लगाने का काम किया जाता है। मैं तो पुष्टि करके बता रहा हूँ। और आज भारतीय जनता पार्टी उनके अड्डा बना एक तो बीच में जो डिबेट को इधर उधर घुमाया है ना मुद्दों को, अब टाइम कम है, फिर टाइम कम है। फिर सुखबीर जी कीजिए। ज्योति जी, विगत के लोकसभा के सत्र में प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में बोला कि वो किसी भी आरक्षण के खिलाफ है। जवाहर यादव जी जवाब दे देंगे इस बात का। फिर नहीं तो कोई जवाब नहीं आपके पास। इसके अलावा महंगाई, सार्वजनिक उपकरणों की बिक्री, ट्रिपल नोटबंदी, कोविड में व्यवस्था, पुलवामा की शहादत, मणिपुर का अनाचार अत्याचार और आर्थिक अपराधियों का संरक्षण, ये सारी की सारी बातें कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। हालांकि मेरी इच्छा थी कि इलेक्ट्रोल बोर्ड पे जवाब देते, आपने भी इनका साथ दिया। मैंने किसी का साथ नहीं दिया। आप इतने मुद्दे उठाते हैं सुखबीर तंवर जी, 2 दिन भी अगर मैं डिबेट करूँ तो आपके मुद्दों का जवाब नहीं मिल सकता। आप अपनी स्क्रिप्ट लिख कर आते, आप चाहते सबका उत्तर बीजेपी दे। आप रोजाना पूछ रहे पिछले 6 महीने से सवाल। जवाहर यादव जी आप बोलिए अंतिम कमेंट। आप तो जितने सवाल उठाते हैं ना अपनी लिस्ट में से, लगातार भी अगर मैं 2 दिन भी डिबेट करूं उनका उत्तर नहीं मिल पाएगा। कभी स्पेसिफिक बात किया कीजिए। और आप इनको बचाने का प्रयास, मैं किसी को बचाने का प्रयास नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपके रोजाना वाले सवाल मैं नहीं सुने दूंगी। सुखबीर तंवर जी आपके सवाल सभी को याद हो चुके हैं, आप रुक जाइए अभी। जवाहर यादव जी हरियाणा को लेकर हमारे 10 के 10 प्रत्याशी, लोकसभा का चुनाव है, मोदी जी और खट्टर साहब की जो सरकार है उनके अरे हरियाणा की बोल रहा हूँ, खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री। अरे खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री से सुन लीजिए जरा। खट्टर साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री से इतनी समझ होगी, आप प्रवक्ता हो। इन दोनों की सरकार की नीतियों पर हम जाकर इनको लेकर लड़ने चाह रहे हैं। और मेरे आम आदमी पार्टी के मित्र थे कि ज्योति जी बचा रही है। ज्योति जी किसी भी कीमत पर अरविंद केजरीवाल से, भ्रष्टाचार से आम आदमी पार्टी को नहीं बचा रही, मैं इसकी पुष्टि करता हूं। चलिए सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने चुनावी तैयारियों को लेकर की है। हरियाणा में दलों की क्या कुछ तैयारी है और क्या दावेदारी कर रहे हैं जीत को लेकर, उसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।